अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल मेजर्स और नॉन कन्वेंशनल मेजर्स दो टाइप से चीजें होंगी क्वांटिटेटिव मेथड्स। पहला है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी। क्वांटिटेटिव, हाँ, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट में आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाइएगा, चाहे और भी कई जगहों पे मतलब चेक करिएगा, बुक्स वगैरह चेक करिएगा, तो इसमें कई सारी चीजें मिलेंगी। जो सर्वमान्य चीज है वो सिंपल ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट के तहत आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देगी, लोन के जगह पे क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। और ये जो क्रेडिट प्रोवाइड कराने की चीज होगी, ये कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी कोलेटरल। विदाउट एनी कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब हो गया बिना किसी चीज को गिरवी रखे। जी सर। बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बिना अच्छा, किसी कोलेटरल के आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब इसमें कई जगहों पे आरबीआई के वेबसाइट वगैरह पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पर एक चर्चा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसमें ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, ये सब चीजें नहीं रखी जाती। कॉमर्शियल पेपर्स ये सब नहीं रखा जाता है किसी कोलेटरल के बिना। लेकिन कहीं कहीं पे आरबीआई के वेबसाइट पे बिल ऑफ एक्सचेंज का चर्चा है। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया था कि दो ग्राहक होंगे, या मान लीजिए कि दो मतलब दुकानदार है, होलसेलर है, रिटेलर है, सामान लेगा, तो लास्ट में क्या होगा, उसके पास जो कागज का टुकड़ा बचेगा वही वो डिस्काउंट करवाएगा। दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए कि यदि कहता है कि 8% के हिसाब से हम काटेंगे, तो अब 1,000 रुपया का यदि अब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मतलब 80 रुपया काट लेगा और बाकी उसको दे देगा, बैंक को दे देगा। और वही यदि आगे जाएगा तो कम मतलब आरबीआई कहेगा कि हम 6% लेंगे, तो मतलब 60 रुपया काट करके बैंक को दे देगा, तो बीच में जो 20 रुपया का मुनाफा हुआ है बैंक कमा लिया। तो ये अपने आप में ये चीज होगा, लेकिन ये भी अपने आप में किसी कोलेटरल के रूप में नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके तहत क्या होगा, किसी कोलेटरल को बैंक नहीं रखेंगे, बिना कोलेटरल के लोन लेगा, लंबे समय के लिए बैंक इसके तहत प्रोवाइड करेगा। अब जब से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ गया है या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आ गया है 1996 के बाद से, नरसिम्हन कमेटी के रिफॉर्म्स के बाद से, तो ये जो अपना बैंक रेट है, ये बैंक रेट अब कोई खास दर, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं रहेगा। अब पूछिएगा आप कि सर फिर अभी फिर बैंक रेट को बैंक रखते क्यों हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अभी के समय में जो भी ये बैंक रेट है, ये केवल और केवल क्या है, एक पेनल्टी रेट, पेनल्टी रेट है बैंक के लिए। अब आप पूछिए सर पेनल्टी रेट क्या है। पेनल्टी रेट का मान है कि आरबीआई कुछ गाइडलाइंस जारी करती है बैंकों के लिए कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं करिएगा, किसी का पैसा लेके नहीं भागिएगा, इस तरीके से लोन दीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाइडलाइंस। यदि कोई भी बैंक इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नहीं पाई जाती है तो आरबीआई क्या करता है, उन बैंक पे पेनल्टी लगाएगा। तो ये पेनल्टी किससे डिसाइड होता है, ये होता है बैंक रेट से। ठीक है। कि मानिए पहली बार कोई बैंक क्या करते, धोखाधड़ी करते पकड़ा गया, तो आरबीआई क्या करेगा, पेनल्टी रेट के हिसाब से 3% लेगा। दूसरे बार मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 3% या 5% ले लेगा। दूसरी बार होगा तो 10% होगा। और बार बार यदि इसी तरीके का काम करेगा तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
तो यह अभी के समय में केवल बैंक रेट क्या करता है, एक पेनल्टी रेट के रूप में काम करता है। अब दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, सेल और परचेज करती है, खरीद बिक्री करती है, किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ट्रेजरी बिल्स का, बॉन्ड्स का, ये सब जो सरकारी परिपत्र होंगे इन सब का। अभी आप सरकारी ऑफिसर बनिएगा तो देखिएगा क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके लिए होता है, सरकार को जब पैसा लेना होता है तो क्या करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगा। ट्रेजरी बिल्स होगा, ट्रेजरी बिल्स साल भर तक के लिए निकाले जाते हैं, 90 दिन, 180 दिन, 364 दिन, इस तरीके से सरकार क्या करता है अपने खजाने की तरफ से एक बिल निकाल दिया कि इतने दिनों में हम 8% के रेट के हिसाब से, 6% के रेट के हिसाब से पैसा पे कर देंगे। इसके साथ क्या होगा कि सरकार को और भी यदि पैसा निकालना होता है तो क्या करेगी, बॉन्ड्स को शेयर मार्केट में जारी करती है। तो ये सब सारे चीजें क्या होगी, सरकार के परिपत्र हैं पैसा लेने के। अब सरकार क्या करता है कि इन चीजों को पैसा लेने का माध्यम क्या होगा, भारत सरकार का बैंक कौन होगा, रिजर्व बैंक होगा। तो इन सारे परिपत्र को किसके पास रखे जाएंगे, रिजर्व बैंक के पास रखे जाएंगे, ठीक है। अब रिजर्व बैंक क्या करेगा, इन परिपत्रों को या इन बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स को क्या करेगा, सेल और परचेज करेगा। सेल और परचेज कैसे करेगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, दो टर्म। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, बाजार में ज्यादा पैसा है और उस पैसे को निकालना, ठीक। डिफ्लेशन का मतलब क्या होगा, बाजार पैसे की तंगी से सफर कर रही है, बाजार में पैसा डालना। अब जब इन्फ्लेशन में से बाजार से पैसा निकालना होगा तो पैसा निकालने का काम कैसे किया। अब आरबीआई के पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें हैं, ठीक। आरबीआई क्या करेगी, इनको कॉमर्शियल बैंक को बेच देगी। कॉमर्शियल बैंक को बेच देगी, मान लिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेच दी। अब इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि कॉमर्शियल बैंक्स बॉन्ड नहीं होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं कि इन परिपत्रों को उनको खरीदना है। होता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के पास भी तो हमेशा कोई आदमी लोन लेने के लिए खड़ा नहीं रहता है, 10 आदमी लोन में लेने के लिए लाइन में लगा, ये कंडीशन तो नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को भी अगला आदमी जो पैसा दे रखा है उसको पैसा पे करना है, साथ ही साथ बिजली का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा पास में रखने से तो बेटर है कि कहीं ना कहीं पैसे को लोन पे घुमा दिया जाए। तो नहीं यदि पास में रखेगा तो उससे बेटर क्या है कि आरबीआई को ही दे दिया भाई, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ तो आ जाएगा जहां रखा हुआ पैसा है। इस वजह से क्या करेगी बैंक्स, क्या करेगी, पैसे भेज देगी आरबीआई के पास। अब क्या होगा कि आरबीआई के पास क्या हो गया कि मार्केट का जो पैसा था वो आ गया, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक बाहर लेंड कम करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब डिफ्लेशन के तहत क्या होगा कि आरबीआई कहेगा कि ये जो बॉन्ड बॉन्ड तुम्हारे पास गए थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सब जो तुम्हारे पास हैं, मैं इनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा करके, मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% या 12% पे मैं परचेज कर लूंगा, या 9% पे मैं परचेज कर लूंगा। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, जो बाकी जगह जो कॉमर्शियल बैंक वाले हैं, तो इधर उधर बेचने से बेटर है कि उसको लेके आरबीआई के पास जाएंगे, वहां से भजा लेंगे उसको, पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से बिना किसी रेट को कंट्रोल किए आरबीआई जब कभी भी सरकारी परिपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से अब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करेगा, मुद्रास्फीति और अपस्फीति के परिस्थितियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो उसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रिया, ठीक।
अब देखिए नॉन कन्वेंशनल मेथड में कुछ चीजें और आती हैं, जिसमें आता है कैश रिजर्व रेशियो CRR और SL स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैंने आपको बताया था कि बैंक को लाइसेंस कौन देता है, RBI देता है। और RBI क्या है, बैंकों के लिए लास्ट रिसोर्ट का बैंक है। जब कहीं भी उसको कुछ नहीं मिलेगा तो अंत में RBI बैंक से उसको बचाएगा। अब CRR वो पैसा है जो कि बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रिजर्व के रूप में रखने की जरूरत होती है। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, RBI के पास रखेगा, ठीक। और ये बेसिकली RBI एक्ट 1934 के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और कैश रिजर्व रेशियो होगा क्या कि कैश रिजर्व प्लस NDTL इंटू 100, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स इंटू 100। अब यहाँ पर पूछेगा कि सर NDTL क्या है, तो ये देखिए इसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। NDTL को बेसिकली 15 दिनों पर कैलकुलेट किया जाता है, 15 डेज पर। और ये क्या होता है, मान लीजिए कि कुल बैंकों की इन 15 दिनों के अंदर जमा 100 करोड़ रुपया में, मानिए 120 करोड़ रुपया जमा हो गया, ठीक। मतलब 120 करोड़ रुपया 15 दिनों में, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि बैंक के पास नकदी आई। अब इस नकदी में से मान लीजिए कुछ सेविंग डिपॉजिट्स वाले हैं, कुछ करंट डिपॉजिट्स वाले हैं, ये तो पैसा निकालेंगे ही। करंट डिपॉजिट्स वाले मान लीजिए जिनकी कंपनी वगैरह चलती है, 5 लाख रुपया निकाल लिया, 10 लाख रुपया निकाल लिया। हम ही आप रखे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, उसको दे दिए पैसा, उसको दे दिए पैसा। तो 15 दिन में मान लीजिए कि हम सभी ने क्या किया, 20 करोड़ रुपया निकाल दिया डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स के तहत से। तो क्या होगा, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज कितना होगा, 100 करोड़। ये जो हमारा 100 करोड़ बचेगा सारा एक 15 दिन में पैसा वैसा देने के अलावे, उसी को क्या कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसी 100 करोड़ का क्या होगा, 4%, इस NDTL का 4% क्या होगा, RBI के पास CRR के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। इसी NDTL का हर 15-15 दिन पे वो कैलकुलेट होता रहता है, इसका 4% रखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि CRR केवल और केवल कैश में रखा जाता है, इसलिए ओनली। अपना वो डेली मतलब जो निकालने वाले जो भी खर्चा है उसको हटा के जो हाँ 4% होगा वो रख, हाँ, 4% अभी RBI कर रखी है, ये बताता हूँ। अब ऐसा कोई मतलब वो 100 मैंडेटरी नहीं, करोड़ टोटल मानी और उसका 4% RBI के पास रखेगी। RBI के पास रखेंगे, ये केवल और केवल कैश में रखा जाएगा, ठीक है। और पहले क्या था, RBI एक्ट 1934 से ये मैंडेटरी किया गया था कि बेसिकली 3 से 15% के बीच में ये रखा जाएगा, ठीक। लेकिन वर्ष 2006 से जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई, RBI अमेंडमेंट्स बिल 2006, इसके थ्रू क्या किया गया, अपर और लोअर लिमिट जो है CRR की 3 से 15% की जो सीलिंग थी उसको रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया। अब RBI अपने हिसाब से डिसाइड कर सकेगी कि कैसे क्या रखना है, ठीक। दूसरा आता है SLR। अब देखिए SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या है कि बेसिकली SLR CRR के तरह ही एक रिजर्व है, लेकिन SLR को कॉमर्शियल बैंक RBI के पास नहीं रखते हैं, बल्कि SLR का कोटा कॉमर्शियल बैंक सेल्फ खुद से मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि SLR का जो ये कोटा है, इसको बेसिकली
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये मैंडेटरी किया गया था कि ये 25 से लेकर के 40% के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया गया कि जब रघुराम राजन हमारे वो बने हैं तो इसको भी उन्होंने क्या किया कि इस कोटे को भी, या मान लीजिए कि 2006 के बाद से इस कोटे को भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये 25 से 40% के बीच में रखा जाएगा। जैसे अभी देखिए 20 साढ़े 20% के आसपास में एसएलआर है। ठीक है, अब ये एसएलआर हम रखेंगे किस चीज का, 25 से 40% किसका, तो ये भी 25 से 40% के बीच रखा जाता है एनडीपीए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का ही 25 से 40% के बीच रखा जाता है। और ये जो हमारा एसएलआर का कोटा होगा इसको आप किस किस में रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और बॉन्ड, तीनों रूप में रख सकते हैं। यहां से स्टेट फॉरवर्ड यूपीएससी पूछ रखी है कम से कम 3 बार पीटी में, कि सीआरआर के कोटा को कैसे रखेंगे, एसएलआर के कोटा को कैसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो ये ध्यान रखिएगा, सीआरआर के कोटा को केवल और केवल कैश में रखेंगे, एसएलआर के कोटा को कैश, गोल्ड और बॉन्ड तीनों चीज में हम रखेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर। अब इसका अगला है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ये ध्यान रखिएगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो हमारा है ये कोई रेट नहीं है, ये केवल और क्या करता है कि एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा और मार्केट में जब कभी भी जरूरत होगी तो एक्सेस लिक्विडिटी को डालेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके 2 प्रकार हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शंस, फिर से खरीदने की क्रिया। अब रीपरचेजिंग ऑप्शंस का मतलब क्या होगा कि आरबीआई, क्या मतलब ऐसा समझिए कि रेपो का काम क्या होगा, रेपो का काम होगा मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस लिक्विडिटी को जब कभी जरूरत पड़े तो देना, और जब कभी भी इन्फ्लेशन वगैरह का केस चल रहा है तो रेट्स बढ़ा के एक्सेस लिक्विडिटी को सकड़। पैसा रेगुलेशन का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अब रेपो कैसे काम करता है ये सब, मान लेते हैं कि हाँ, बैंकों के पास में क्या है, कॉमर्शियल, अब सरकारी प्रतिभूति होगा, कॉमर्शियल बिल होगा, ट्रेजरी बिल्स होगा, बॉन्ड्स होंगे, पेपर्स होंगे, ये सब होंगी चीजें। ठीक है, तो रेपो के तहत क्या होगा, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया बैंक क्या करेगी कि 100 करोड़ रुपया लोन ली। ठीक है, 15 दिन के लिए पकड़ लीजिए या 1 सप्ताह के लिए पकड़ लीजिए, 100 करोड़ रुपया लोन ली, किसको रख करके, कोलेटरल्स को रख करके। कोलेटरल्स, कौन से कोलेटरल्स रखाएंगे, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होंगी, इन कोलेटरल्स को गिरवी रख देगी आरबीआई, आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक। और मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया उसने लोन ले लिया, लेकिन ये जो 100 करोड़ लेगा इसी के साथ क्या करेगा, तो एक एग्रीमेंट आरबीआई और कॉमर्शियल बिल के, कॉमर्शियल बैंक के बीच साइन होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि 15 डेज या जितने दिनों के लिए पैसा ले रहा है, 15 डेज के बाद क्या करेगा कि 8% यदि रेपो रेट है या 7% ही मान लीजिए कि रेपो रेट है, तो कहने का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, 160 करोड़ रुपया पे करके इन कागजों को फिर से छुड़ा लेगा, इन कोलेटरल्स को फिर से विड्रॉ कर लेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रीपरचेजिंग ऑप्शंस, फिर से खरीदने की क्रिया। एक हाथ से सरकारी बैंक क्या करेंगे, सॉरी कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास जो भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको जमा करके लोन भी ले सकता है वो, और 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए वो ले रहा है, उतने दिनों के बाद वो क्या करेगा कि फिर से एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के बीच ये साइन किया जाता है, डील की जाती है कि उतना पैसा 108% या 7% जो भी रेट है, उतना पैसा जोड़ के 107 करोड़ या 8 करोड़ वो दे करके
फिर से अपनी प्रतिभूतियां छोड़ा। दिस इज कॉल्ड रेपो। रेपो रेट के बढ़ने और घटने से क्या होगा, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट के थ्रू जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, बाकी जो भी सरकार है, जो भी चीजें हैं, अभी मेन रेट रेपो रेट है हर चीज के लिए। बैंकिंग का मेन रेट रेपो रेट है। हर जगह जब कभी भी पैसा डालना होगा तो इस रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कम कर देने का मतलब क्या होगा कि अब लोन का दर सस्ता हो गया है और भी लोग इससे पैसा ले सकते हैं। और जब कभी भी मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया तो क्या होगा कि इस लोन के दर को बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ा देने से क्या होगा कि लोन का दर महंगा हो जाएगा। अब लोन का दर महंगा होगा तो कमर्शियल बैंकों के पास कम पैसे होंगे। कम पैसे होंगे तो वो भी आगे जाकर के लोन के रेट और ज्यादा महंगे घुमाएंगे और धीरे धीरे जाकर के मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि ये कैसे काम करता है। लेट अस सपोज कि 7% रेपो रेट है। 7% यदि रेपो रेट है तो कमर्शियल बैंक पैसा कितने रेट पे लाएंगे, 7% के दर से पैसा लेकर के आएंगे। और मान लीजिए कि 4% बीच में ये अपना मुनाफा बनाते हैं तो मिनिमम रेट कितना होगा लोन चार्ज करने का, 11%। इससे कम पे बैंक किसी को पैसा नहीं देगा। समझिएगा इसको, 11% के दर पे इससे कम पे बैंक किसी को चार्ज नहीं करेगा। अब जो ये 11% का रेट होगा, बैंकिंग के टर्म में इसको कहा जाता है नरसिम्हन कमेटी के बाद बेस रेट। बेस रेट का मतलब होगा कि वो दर जिससे नीचे कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी भी संस्थान को, अपने सगे संबंधियों को भी वो लोन नहीं दे सकती। ठीक। अब मान लीजिए कि रेपो रेट मार्केट में 7% के रेट पे मतलब काफी वो हुआ, दबा के मार्केट में बोरोइंग की गई, लोगों को पैसा बांटा गया, काफी ज्यादा पैसा आ गया, महंगाई बढ़ गई। अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे कि भाई कंट्रोल करना है। अब इस रेपो को उन्होंने क्या किया कि 9% कर दिया मान लीजिए। अब इनका क्या है, 4% तो इनका खर्चा मिनिमम इनको बनाना ही बनाना है। इससे कम पर तो इनका गुजारा ही नहीं चलेगा। तो क्या ये 11% के रेट पे लोन दे पाएंगे? मिनिमम कम से कम 2% तो इधर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। अब 13% के रेट पर लोन लेने वाला कितने लोग होगा, जिसको बहुत जरूरी होगा वही लोन लेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि बोरोइंग कम हो जाएगी बैंकों से। अब जब भी बोरोइंग कम हो गया, लोन महंगा हो जाएगा, तो आगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे पैसा मार्केट में जाना कम हो जाएगा। और 10 दिन 15 दिन महीना दिन में क्या होगा कि इन्फ्लेशन पर ये प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से क्या होगा, तो मतलब ये रेपो रेट का सिस्टम। ठीक। रिवर्स रेपो रेट का सिस्टम क्या करेगा, इसके ठीक उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, रेपो रेट में आपने क्या देखा कि कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने मतलब सिक्योरिटीज को मॉर्गेज करते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मॉर्गेज करेगा किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। और ठीक यही रखेगा मतलब कॉमर्शियल बैंक के तरह का उसके सामने मतलब एग्जांपल कि 1 सप्ताह 10 दिन या 15 दिन में हम क्या करेंगे कि इसको फिर से इतना पैसा दे करके खरीद लें। ठीक। अब मान लीजिए कि मार्केट में ज्यादा पैसा है, रेपो रेट से भी बैंक कंट्रोल नहीं मतलब मार्केट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट का ऑप्शन उदाहरण वो ये सहारा लिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या होगा कि आरबीआई के पास जो कमर्शियल बिल्स बचे होंगे या गवर्नमेंट पेपर्स बचे होंगे, उनको आरबीआई क्या करेगा, 8% या ये नॉर्मली रेपो रेट से हाई रहता है, क्या करेगा कि बेच देगा, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बेच देगा। अब कॉमर्शियल बैंक को बेचेगा तो मतलब क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पेपर जाएगा तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, बैंकों के पास लिक्विडिटी और कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होगी तो फिर लोन का रेट आगे कम हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि 4% तो मानिए 5% उनको तो अपने लिए बनाना ही बनाना है, उनका अपना भी खर्चा है, सारी चीजें हैं, स्टाफ है, सारी चीजें मेंटेन करनी है, तो कुछ तो पैसा उनको भी चाहिए चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोन और महंगा होगा, लेने वाले कम हो जाएंगे।
तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। और इसी प्रकार से आरबीआई क्या करेगा कि 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद क्या करेगा कि या 15 दिन के बाद उन कॉमर्शियल पेपर्स को खरीद लेगा और मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा दे देगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना रहेगा उस पर पे कर देगा। ये हो गया अपना रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद आता है अपना एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली 2011 में जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उनके समय में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत ही लाया गया था। अब मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि रेपो रेट वगैरह तो सारी चीजें काम कर रही है। अब मार्केट में अचानक से पैसा चाहिए या जो भी, मान लीजिए कि पर्व त्योहार का समय आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, ज्यादा बिकाबली हो रहा है, बैंकों को और लोन चाहिए। देखते हैं ना दिवाली के टाइम में हम लोग भी धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं। एक बना हुआ है प्रथा कि हिंदू खरीदेगा ही खरीदेगा, धनतेरस के दिन कहीं से भी वो लेकर के खरीदेगा। क्या होगा, नॉर्मली समय से दिवाली के समय पर ऑलरेडी त्योहारों का टाइम रहता है, काफी ज्यादा खरीद बिक्री होती है, लोग भी पैसा खुद निकालते हैं बैंक से। अब इस कंडीशन में बैंक को भी तो भाई साल भर का एक सीजन पकड़ाता है, उसको भी अच्छे से पैसा देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मानिए कि वो रेपो रेट के कोटा से लोन ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसको पैसे की जरूरत होगी तो वो क्या करेगा, एसएलआर कोटा में मैंने आपको पढ़ाया है कि वहां पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखिएगा, कैश रखिएगा, बॉन्ड्स रखिएगा। तो वहां से क्या होता है, एसएलआर कोटा में जब आप सरकारी प्रतिभूतियां रखते हैं तो ओवरनाइट बोरोइंग के लिए, एक रात के लिए, 1 से 3 दिन के लिए मैक्सिमम, बैंकों को ये छूट दिया जाता है कि एसएलआर कोटा के सिक्योरिटीज को आप मतलब आरबीआई के पास लगा करके पैसा बोरो कर सकते हैं। इसी को एमएसएफ का। ठीक। इसके बाद आता है अपना क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना है